हेलो एवरीवन। सोशल साइंस के हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। जो हिस्ट्री का आपका सिलेबस है क्लास 7 का, ये टोटल मेडिएबल इंडियन हिस्ट्री है। मेडिएबल इंडियन हिस्ट्री उसको बोलते हैं जो हिस्ट्री का पोर्शन मुस्लिमों से रिलेटेड है। क्लास 7 में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी उसको बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री है। जो एंशियंट जो किंग थे, किंगडम्स थे, हमारे जो महाजनपद थे या फिर जो भी इंडियन टेरिटरी थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, तो उसको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में रखते हैं। उसकी खास बात ये होती है क्लास 6 वाले हिस्ट्री की कि जो भी एंशियंट हिस्ट्री है उसका 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 जो है हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। बेसिकली कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको लिखा गया है बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स के आधार पर, जो हमारे वेद पुराण है उसके आधार पे कुछ हमको जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे या फिर जो भी पूर्वजों के जो द्वारा जो चीज़ें यूज की गई या फिर कहीं से अगर बोन्स अगर वगैरह मिले हैं तो कार्बन डेटिंग टेक्निक के थ्रू उसकी डेटिंग करके उन चीज़ों को लिखी गई। उसके बाद में जो मॉन्यूमेंट्स भी मिले थे बहुत सारे लोगों के, जैसे अशोका हो गए, समुद्रगुप्त, उन्होंने बहुत सारे पिलर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सारी चीज़ें थी उसको ध्यान में रख के लिखा जाता है। जब बात करते हैं मेडिएबल हिस्ट्री की, तो मेडिएबल हिस्ट्री बेसिकली ये स्टार्ट हो जाता है आपका 8th सेंचुरी से, यानी 700 टू 799 के दौरान में। इस टाइम तक इंडिया पे जो है, इंडिया में क्या, अरब में एक रिलीजन है जिसको बोलते हैं इस्लाम, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हो चुकी होती है। उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स होते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी, वो इंडिया पर अटैक करते हैं और आ करके जो है इंडिया में वो सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का जो है प्रचार वचार करना है और इंडिया को थोड़ा सा अटैक करके लूटना भी है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है ये मेडिएबल हिस्ट्री का सेक्शन। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हमको बेसिकली यही पढ़ना है कि ये आए हमारे वहाँ लगभग 750 के अराउंड में, इंडिया में मुस्लिम्स इन्वेडर्स, और अराउंड 1857 तक इंडिया में थे। तो 2 सालों ये बोल सकते हैं कि नियर अबाउट 1000 ईयर्स तक थे, यानी 750 से लेकर के कितने, 750 750 एडी से थे और कब तक थे, 8057 तक। तो आप ये मान सकते हैं कि नियर अबाउट 1000 ईयर्स थे ये। तो बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ये 1000 ईयर्स के बीच में इंडिया में क्या क्या हुआ, इसकी कैसे जियोग्राफिकल एरिया चेंजेज हुई, ये टोटल का टोटल चैप्टर इसी बारे में है। इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स आएंगे, टोटल 3 लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है, तो इसको आप फॉलो करेंगे वन बाई वन लेक्चर। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो जब बात करते हैं ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, तो ये पढ़ रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री। तो जब किसी भी कंट्री के हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसका मैप मैप जो है बहुत मायने रखता है। आज से 1000 साल पहले जब जाएंगे तो वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, साइंस या फिर इनका डेवलपमेंट हुआ नहीं था। फिर भी उस टाइम में भी कुछ विद्वान लोग थे। वो विद्वान लोग क्या करते थे कि ट्रैवलिंग करते थे एक जगह से दूसरे जगह, और उन जगहों पे जा करके उस चीज़ को एनालाइज करके उसका मैप ड्रॉ करते थे। तो उसी में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था अल अदृसी। अरब देश के थे ये, अरब जहाँ पे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई हुई थी। ये जियोग्राफर अल अदृसी ने क्या किया था, 1154 ईस्वी में, यानी 1154 में इन्होंने एक इंडिया का एक मैप बनाया था। टोटली इंडिया का नहीं बनाया था, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया था। और दूसरा, यूरोप में भी, यूरोप के भी जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उनको ट्रेडिंग करनी थी, तो वो अपने देश में वो क्या करते थे, इंडिया का मैप बनाते थे, वर्ल्ड का मैप बनाते थे कि किसी लोकेशंस पे जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, क्या रूट होगा, कौन कौन सी वहाँ से आ रहे हैं, तो वो तो मैप से ही पता लगेंगे। तो इसके लिए एक फ्रेंच के भी कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको मैप बनाने में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इन्होंने 1720 में एक इंडिया का मैप बनाया था। कार्टोग्राफर थे फ्रेंच यूरोपियन कंट्री के हैं। और सबसे पहले जो मैप बनाया वो अरब जियोग्राफर अलदृसी ने बनाया था इंडिया के बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया था। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडिया के जो 7 पड़ोसी देश हैं ना, आपको नाम याद हो गया उनके, उनके 7 पड़ोसी देश जो है इस कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा उन्होंने मैप जो बनाया था, तो उस मैप को पहले आप देखिए। ये मैप है जो अल अदृसी ने बनाया था। किसने बनाया? अल अदृसी ने। ये वर्ल्ड का मैप है,
ये पूरे विश्व का मैप है। इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ पता लगेगा क्या? इन्होंने अरबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके यहाँ पे चीज़ों को नोट डाउन किया है। तो ये यहाँ पे देखने से आपको क्या लग रहा है ना, तो किसी कॉन्टिनेंट का पता चल रहा है। हाँ, ये जो पोर्शन है, आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा आज का जो मैप होता है, आज का जो आजकल का जो मैप है 2020 है अभी चल रहा है, तो इंडिया का फिजिकल या पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो यहाँ पे एक पेनिनसुला दिख जाती जरूर है जिसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। तो ये थोड़ी थोड़ी मैचिंग है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंट्री आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। जहाँ तक मुझे भी दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सी है। देन ये कौन सा कॉन्टिनेंट है पता ही नहीं लग रहा है। तो हमेशा किसी भी मैप में नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है, साउथ डायरेक्शन इसके अपोजिट में, राइट डायरेक्शन में ईस्ट होती है, इसके अपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो आज के मैप को थोड़ा दिमाग में इमेजिन करिए और इस मैप को कंपेरिजन करिए, कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बनाने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे है, फिर भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। इन्होंने इंडिया को भी दिखाने की कोशिश की थी। ये इंडिया का मैप है, देख रहे हैं ये ऐसे बनाया है और इन्होंने कुछ जो है शहरों को बनाया है। और ये जो देखने से लग रहा है, ये जो ग्रे कलर देख रहे हैं ना, ये वाला ये वाटर बॉडी है, जिसको आप अगर बोलें कि ये इंडियन ओशियन है। तो ये कौन सा एक आइलैंड दिख रहा है ना, आइलैंड के तरीके से, तो इस आइलैंड को आज आप कंपैरिजन कर सकते हैं श्रीलंका के साथ में। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो मैप है, इसको क्या बोलेंगे? ये इंडिया है, उनके अनुसार ये इंडिया था और ये श्रीलंका था। जो मैप है, आज के मैप में देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन तो टॉप पे होती है ना, साउथ होती है। तो श्रीलंका आपको इंडिया के साउथ में मिलेगा। और इन्होंने कहाँ दिखाया जनाब ने? इन जनाब ने श्रीलंका को इंडिया के नॉर्थ में दिखाया है। तो वही कह सकते हैं कि जो अल अदृसी का मैप है ठीक ठाक है, कह सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया है कि जो साउथ इंडिया है उसको इन्होंने नॉर्थ में दिखाया है, और जो नदर इंडिया है इन्होंने उसको साउथ में दिखाया है। इन्हीं के जो कलीग थे, इनसे नियर अबाउट 400 ईयर्स के आफ्टर में, जो फ्रेंच के कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ये मैप बनाया था इंडिया का। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये ये इंडिया का इन्होंने मैप बनाया है और ये श्रीलंका है। आज भी मैप में देखेंगे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये इंडिया है और ये इंडियन पूरा सब कॉन्टिनेंट है। ये इंडिया के यहाँ पे आप आज बांग्लादेश देख सकेंगे, फिर से म्यांमार है, थाईलैंड है, यहाँ पे मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारे कंट्री मिलेंगे। ऊपर में आएंगे देखिए चाइना मिलेगा, ये आइलैंड आपको ताइवान दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये मैप जो है यूरोपियन सेलर्स के द्वारा बनाया गया, जो यूरोप का जो नाव चलाते थे, उनको एक जगह से अपने देश से किसी दूसरे जगह ट्रैवल करने जानी है, ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैप का इस्तेमाल करते थे। तो दोनों मैप में आपको सबसे ज़्यादा क्लियरिटी किस में मिलेंगे? ऑफ कोर्स किस में? ये जो फ्रेंच के सेलर्स ने मैप बनाया है इसमें। और ये फर्स्ट वाला अलादृसी का मैप है, और सेकंड वाला जो फ्रेंच के कार्टोग्राफर थे उनके द्वारा बनाया गया मैप है। अंतर दिख रहा है ना? तो ये नियर अबाउट इसकी जो एक्यूरेसी है इस वाले मैप की, इसकी एक्यूरेसी 99.9% है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम। ठीक है ना? तो अल अदृसी ने अल अदृसी का मैप मैंने आपको दिखाया था। इसमें क्या देखा आपने? साउथ इंडिया जो है वहाँ पे क्या दिखा इन्होंने? नॉर्थ इंडिया। और श्रीलंका को इन्होंने टॉप पे दिखाया है, बट जबकि श्रीलंका कहाँ पे है? श्रीलंका जो है आपको कहाँ मिलेगा? श्रीलंका साउथ में मिलेगा, बट इन्होंने नॉर्थ में दिखाया है, इसलिए इनका मैप गलत है। और जो प्लेसेस के नेम हैं इन्होंने किस भाषा में लिखे? अरबिक भाषा में लिखे, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, इस वाले मैप में भी देखिए ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे कहीं अरेबियन पेनिनसुला पड़ेगा, तो वो वहाँ पे वही भाषा बोली जाती है। बट यहाँ पे कुछ जैसे शहरों के नाम है, जैसे यूपी में एक जगह है जिसको बोलते हैं कनौज, तो इन्होंने कनौज का नाम जो है ठीक ठाक लिखा है, और इसमें के की जगह स्पेलिंग बस इन्होंने क्यों लिखी है, बाकी सब कुछ सेम था। दूसरा जो मैप है, ये मैप यानी फ्रेंच कार्टोग्राफर वाले मैप्स की बात हो रही है, तो ये इंडिया का कोस्टल प्लेन देखिए आप कोस्टल एरियाज देखेंगे, या फिर ये इंडियन ओशियन, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, या फिर ये वेस्ट साइड में अरेबियन सी देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है सिमिलरिटी और सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे रही है दूसरी वाली मैप, और इससे हम फैमिलियर है। कोस्टल एरिया को देखिए,
ये उस बंदे ने, अभी भी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने जिन्होंने मैप बनाया, बहुत ही ज़्यादा साइंस डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने मैप जो है बहुत ही लाजवाब बनाया। और यही मैप का इस्तेमाल करते थे यूरोपियन सेलर्स, जो मर्चेंट्स थे अपने वो या गैस पे, यानी जो उनकी व्यापारिक जहाज थे उस पर बैठ करके इंडिया आने के लिए। जो साइंस है कार्टोग्राफी की, अभी मैंने बताया कि जो कार्टोग्राफी की साइंस होती है, कोई भी साइंस हो, वो जैसे जैसे टाइम टाइम डिफरेंट टाइम जोन्स में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती जाती है, एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो जो मैप बनाने का जो साइंस है, यानी जिस तरीके से मैप बनाया जाता है, वो भी विद इन द टाइम, यानी टाइम बढ़ता गया और इसमें डिफरेंसेस जो है इंक्रीज होते गए, डिफरेंसेस इंक्रीज होते होते गए, एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो जब भी हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहास जो लिखते हैं और या इतिहास पढ़ते हैं, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को या मैप को या टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं ना, पास्ट पास्ट पूरे पुराने ज़माने के, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेंसिटिव होते हैं। वो सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी मैप अगर बनाया गया है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट मिली है, तो वो अगर सोचिए जरा कि 700 AD की कोई कोई बात लिखी, कोई डॉक्यूमेंट मिला उस जमाने का, तो हिस्टोरियंस को ये ध्यान में रखना होता है, अरे यार उस टाइम में यानी 700 में ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता था, ऐसे रोड्स होते थे, ऐसी जगह होती थी, तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कि। और वो जो लिखी जाती हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी वो थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं कि अच्छा, उस टाइम में लोग तो पैदल चलते होंगे ना, तो ये होती नहीं थी, रेल्स रेल्स थी नहीं, मोटर गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें, पैदल ही ट्रैवल करते थे, फिर माउंटेन्स को कैसे क्रॉस करते होंगे, तो ये सारी चीज़ें वो थिंक करते हैं दिमाग में, और उस कंटेक्स्ट को वो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है, और वो जो इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट से, इस मैप से या टेक्स्ट से मिलती है, वही उसको आज के ज़माने से रिलेट करके हमें ये बताने की कोशिश करते हैं। सेम तरीके में जब भी हिस्टोरियंस ऐसे ऐसे उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एग्जाम्पल देखा ना आपने कनौज का, कनौज की स्पेलिंग वहाँ पे क्यों लिखी गई थी और आज के ज़माने में क्यों होती है, तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ओल्ड वाली पुराने वाली जो टर्मिनोलॉजी उस टाइम पे यूज होती थी, उसका आज के ज़माने में नया वाला मतलब कुछ और होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक दो दो। तो जब भी हिस्टोरियंस कोई भी रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, तो रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, आप जरा सोचिए, अगर कोई ईरान का व्यक्ति है, ईरान ने कोई अपना डॉक्यूमेंट लिखा है, ईरान के किसी व्यक्ति, तो किस भाषा में लिखेंगे? हिब्रू भाषा में, हिब्रू में लिखेंगे, या पर्शियन लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर कोई वही अरब का होगा तो अरबियन लैंग्वेज में लिखेगा, कोई अगर फ्रांस का होगा तो फ्रेंच भाषा में लिखा होगा ना, कोई पुर्तगाल का होगा तो वो पुर्तगीज लैंग्वेज में लिखा होगा। इसीलिए कि जब भी हिस्टोरियंस को कोई भी रिकॉर्ड मिलता है, या हिस्टोरियल हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं ऐतिहासिक पुराने ज़माने वाले, वो डिफरेंट लैंग्वेज में मिलते हैं। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, तो उस वर्ड की जो मीनिंग है ना, वो भी चेंज होने लगती है। केवल उसका ग्रामर नहीं चेंज होता, उसकी वोकेबुलरी भी चेंज हो जाती है। अगर कोई वर्ड है, वो उसकी मीनिंग उस टाइम में कुछ और होती थी, आज जो है कुछ और है, उस टाइम ग्रामर कुछ और था, आज कुछ और है। एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदुस्तान एक वर्ड है ना, आज हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान का मतलब आज बोलेंगे कि पूरा का पूरा इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब पूरा का पूरा इंडिया बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिन्हाज सिराज, क्रॉनॉलिकर थे, क्रॉनी क्रॉनिकलर क्रॉनिकलर का मतलब होता है विद्वान थे। तो उन्होंने रहने वाले थे ईरान के, ठीक है, तो ईरान में पर्शियन भाषा बोली जाती थी। तो इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द था, इसका मतलब निकाला किससे, कि ऐसा एरिया जो पंजाब हरियाणा के आसपास का है। अब बताइए, आज आपसे कोई कहे कि पंजाब हरियाणा के दो स्टेट है ना, इसके आसपास के एरिया को आप हिंदुस्तान बोलेंगे, तो कोई भी कहेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मिन्हाज उस राज ने जब शब्द इस्तेमाल किया हिंदुस्तान, तो उनका केवल मतलब था पंजाब हरियाणा और उसके आसपास के ज़मीन से, और जो गंगा यमुना नदियों के बीच में ज़मीन पड़ती है, बस उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और ये इस्तेमाल किया था किस सेंस में? पॉलिटिकल सेंस में, कि यहाँ पे अगर दिल्ली में कोई राजा है, तो वो यहाँ तक वो राज्य कर रहे हैं, तो वो राज्य उनका हिंदुस्तान है, उसके लिए इस्तेमाल करते थे, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में थे। और ये जो एरिया है, ये शिफ्ट होती थी एक्सटेंट के साथ। दिल्ली के जो सुल्तान थे, आपको पता ही होगा, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में,
कि वो क्या करते थे कि उनकी जो बाउंड्री थी उसको इंक्रीज करते जा रहे थे, अगल बगल में युद्ध करके अपने राज्य में उनको मिलाना उनका काम था। लेकिन कभी भी ये जो हिंदुस्तान टर्म है, इसमें कभी भी साउथ इंडिया को शामिल नहीं किया गया। तो मतलब कि आज से 1000 साल जब पहले जाएंगे तो जब टर्म इस्तेमाल होगा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का मतलब केवल क्या, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं। जब बात आई कि इसकी 16 सेंचुरी की, बाबर आ गए थे। बाबर को पता होगा ना कि ये कौन थे, मुगल जो डायनेस्टी थी इसके संस्थापक थे, इसके फाउंडर थे बाबर। तो बाबर जब आए दिल्ली पे आक्रमण करके, उस पे अटैक करके, उस पे कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने हिंदुस्तान जो शब्द का प्रयोग किया, वो किया यहाँ की जियोग्राफी को बताने के लिए, यहाँ के कल्चर को बताने के लिए, कल्चर के यहाँ के लोग कैसे हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन कौन सा खान पान खाते हैं। तो ये केवल इंडिया का नहीं, इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट में अगल बगल के जो 7 देश हैं, इन 7 देशों में रहने वाले लोगों को, जो इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसको बताने के लिए किया। समझ रहे हैं? सेम जो वर्ड है, ये जो सेम मीनिंग किसकी बात हो रही है, जियोग्राफी की, फौना की और कल्चर की। तो एक ज़मीन पे की कल्चर, यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, लंबे होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, चावल दाल खाते हैं, राजमा खाते हैं, ठीक है, ये त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया बाबर ने। सेम चीज को डिस्क्राइब करने के लिए 14th सेंचुरी में एक पोएट थे, कवि, जिनका नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द नहीं यूज किया था, हिंद शब्द यूज किया था। किसने? यानी हिंद का और हिंदुस्तान का मतलब क्या था, वहां की जियोग्राफी, वहां रहने वाले लोगों की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड का। हिंदी में अगर कोई बोले परदेसी, तो क्या बोलेंगे आप? परदेसी का मतलब किसी दूसरे देश का। लेकिन उस टाइम में परदेसी का मतलब होता था अजनबी। मतलब कि अगर आप मान लीजिए इस गांव से है, गांव विलेज नंबर ए से है, और आपके पड़ोसी गांव से कोई व्यक्ति आता था, तो वो आपके लिए अजनबी है। तो उसको क्या बोलते थे उस जमाने के लोग? विदे परदेसी बोलते थे उसको। बताइए। और ये जो वर्ड है आज के ज़माने में, इसका मतलब क्या है कि दूसरे देश का। इसीलिए जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं उनको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं, आज के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और होगी, आज के लिए यूज कर रहे हैं तो मीनिंग कुछ और होगी, और जब 1000 साल या 500 साल पहले जाएंगे तो उसी वर्ड की मीनिंग कुछ और होती थी। तो अभी जैसे अजनबी शब्द था, तो मान लीजिए कि कोई सिटी डिवेलर है, मतलब शहर में रहने वाला लोग है, शहर में लगने वो, या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, डिवेलर का मतलब निवासी होता है, ये फॉरेस्ट में जंगल में रहने वाले लोग हैं शहर में, तो वो फॉरेनर माना जाता था। कब? अगर मान लीजिए कि वही किसी गांव में चला आया, या जो पीजेंट्स हैं, किसान है, वो गांव छोड़ करके शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ के लोग उस किसान को क्या बोलते थे कि वो अजनबी है, वो फॉरेनर है। समझ रहे हैं? लेकिन आज जो इसका इस्तेमाल क्या होता है, रिलीजन बैकग्राउंड को बिना देखे, कि ये बताने के लिए कि वो किसी और जगह का है। समझ रहे हैं? अब बात आती है, ये समझ गए कि अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग अलग होती है, और फिर से ये 1000 साल में कुछ कुछ चीज़ें जो को हम पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ते हैं थोड़ा कि जो भी हिस्टोरियंस हैं, इतिहास, वो जब हिस्ट्री लिखते हैं या हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसी क्या क्या सोर्सेस होते हैं उनके पास। जैसे हमको अगर आप आज का न्यूज़ जानना है तो हम क्या खोलेंगे, कोरोना से कितने लोग बीमार हुए या नहीं हुए, तो क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर टीवी देखेंगे। यही देखेंगे ना जानने के लिए, अमेरिका में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, या फिर चाइना में सी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, या वैक्सीन बना ली किसने, रसिया ने। तो ये कैसे जानकारी मिली? न्यूज़पेपर से, टीवी से, इसी से ना मिल रही है, या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देख रहे हैं। हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था? वो कैसे उनको पता चलेगा? तो जो हिस्टोरियंस होते हैं, ये इनके पास भी डिफरेंट टाइप के सोर्स होते हैं। तो अगर ये डिपेंड करता है कि कौन सी पीरियड को अध्ययन करना चाहते हैं, वो एंशियंट है, मेडिएवल है कि मॉडर्न है, वो डिपेंड करता है। और वो इन्वेस्टिगेशन में क्या जानना चाहते हैं। समझ रहे हैं कि वो केवल कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर वो केवल इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते थे, या फिर वो कोई बिल्डिंग्स अगर मिली है तो बिल्डिंग किसने बनवाया, कब बनवाया, पत्थर कहाँ से लाया, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो नेचर पे डिपेंड करता है।
रफली अगर बोला जाए तो अगर मान लीजिए कि कोई आप हिस्टोरियन है या मैं हिस्टोरियन हूँ और मुझे या आपको 700 से लेके 1750 के बीच यानी 1000 साल के बीच का इतिहास जानना इस टाइम के पीरियड का, तो हम किस पे निर्भर होंगे? हम कॉइन्स पे निर्भर होंगे। कॉइन्स समझ रहे हैं ना? आज का आज 1 रुपीज़ के कॉइन होते हैं, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 के, 10 के होते हैं ना कॉइन्स। सेम टाइम से अगर हिस्ट्री आपको जाननी है इन इतने टाइम से इतने टाइम के बीच का, तो आपको कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी किंगडम आते थे, जैसे मोहम्मद गजनवी थे, तुगलक थे, तुगलक अलाउद्दीन खलजी थे। इन्होंने क्या करा था कि ट्रेडिंग करनी है, कुछ खरीदेंगे तो भाई सामने वाले को देंगे तब तो आपको कुछ देगा। तो जब राजा ही लोग बनते थे, राजा नहीं बादशाह बनते थे, तो वो क्या चलाते थे? कॉइन्स चलवाते थे। वो कॉइन्स आज भी मौजूद है। तो जब वो कॉइन्स देखेंगे तो नहीं पता लग जाएगा कि अच्छा ये कॉइन्स जो है उस ज़माने का है। तो मान लीजिए कि कोई सोने का कॉइन था, उस पे उसने बादशाह का नाम लिखा हुआ है इसके पीछे, तो हम कॉइन को देख के क्या बता सकते हैं कि अच्छा इस टाइम पे इस नाम का बादशाह शासन करता था और ये सोने के सिक्के चलवाता था। सेम तरीके से इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस भी तो हैं। आप दिल्ली में एक जाएंगे, एक आयरन पिलर है, या फिर उदाहरण ले लीजिए ताजमहल का। कैसे पता कि ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल कब बना था? 1632 में, 1632 ईस्वी में बनी थी। शाहजहां बनवाई थी ना। तो उन्होंने बनवाई, कैसे पता चला? तो वहाँ पे उनका नाम लिखा गया, खोद करके खुदवा करके लिखाया गया, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। या आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ही तो है, एक इमारत है, लाल किला है दिल्ली का, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, या खुद जो है आपका ताजमहल हो गया। तो आर्किटेक्चर देख के नहीं बता सकते कि अच्छा ये वाइट मार्बल्स का बना हुआ आर्किटेक्चर है, शाहजहां ने बनवाया है। तो ये इन चीज़ों पे जो है रफली अगर हिस्टोरियंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनको हिस्ट्री कहाँ से पता चली। वो क्वाइंस को देख करके, इंस्क्रिप्शंस को, आर्किटेक्चर को, या जो टेक्सटुअल रिचार्ज है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ विभागीय काम नहीं होते हैं कि मान लिया कि सर्वे हुआ कुछ कि कोई राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने अपने राज दरबार में सर्वे करवाए थे कि बस पता करो कितने लोगों के पास खेत है, कितने के पास नहीं है। तो वो गए, सर्वे करवा दिए कि पता चला कि फलाना व्यक्ति के पास इतने ज़मीन है और इस ज़मीन में ये फसलें बोता है और ये जानवर पालता है। तो वो जो रिकॉर्ड्स थे वो आज भी मौजूद है, आज भी वो मौजूद हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है समय के साथ इंक्रीज होते गए। कुछ उसमें से ख़त्म हो गए हैं, कुछ रखे गए हैं आर्चिव्स में, जो आपके म्यूजियम्स होते हैं वहाँ रखे गए हैं। उससे भी देख करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी, उस टाइम में पेपर जो था, पेपर तो था नहीं, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का खोज हुआ था तो जो पेपर है चीप होने लगा, सस्ता मिलने लगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट होने लगा। इसीलिए जो लोग थे अपने वो क्या करने लगे, अपने धर्म की जो किताबें थी उन इन पेपर्स पे लगे लिखने, या फिर क्रोनॉलिकल्स जो रूलर्स का था कि कौन से राजा के बाद कौन से राजा आया, उसने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें, या जो सेंट की जो विद्वान लोग थे उनकी टीचिंग्स थी, क्या पढ़ा रहे हैं वो, सिखा रहे हैं कि महीने में दान करना चाहिए या फिर सत्कर्म करना चाहिए। तो वो जो है सारी चीज़ें लिखी जाती थी इन कागज़ों पे, वो कागज़ आज भी मौजूद हैं। पिटीशंस होते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे कि किसी न्यायाधीश ने किसी को सज़ा दे दी तो क्या सज़ा दी, किस गुनाह के लिए सज़ा दी, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो अकाउंटेंट्स थे, कितना खर्चा हुआ, सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, खर्चा कितना हुआ, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड थी। आज भी जो है उसको देख करके हिस्टोरियंस लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्रोत ये होता है उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स। पता है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखे जाते थे, क्लास 6 में भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ये भी कलेक्ट किए जाते थे वेल्दी पीपल, जो धनी लोग थे, रूलर्स थे, और मोनास्ट्री जहाँ पे मठ हुआ करता था, जैसे बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग रहते थे, या टेम्पल्स में, तो वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट मिलता था। इनको आज लाइब्रेरी में और आर्चिव्स में रखा जाता है। इनको भी देख करके, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनको देख करके प्रोवाइड लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है पता कर सकते हैं हिस्टोरियंस के द्वारा। इनको यूज करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है, समझ है, तो इनको आप देख के आसानी से पता कर सकते हैं। तो उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। तो जो स्क्राइब्स हुआ करते थे ना, स्क्राइब्स जो मतलब कि
नकल करते हैं कि अरे डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिखा हुआ है उसको हाथ से लिख रहे हैं, तो उसको स्क्राइब से बोलते हैं, लिपिक हिंदी में। तो ये लिपिक क्या करते थे कि मान लिया कि कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, वो खराब होने वाला है, तो फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं, जेरोक्स करवा लें। तो वो क्या करते थे, उसका उसको लिखते थे हाथों से, फिर दूसरे कापे पे। तो जब लिखते थे तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे पुराना वाला मान लीजिए कोई पेपर था, वो उसको किसी और ने लिखा था, तो जब वो लिखेंगे और ये कब कोई नया व्यक्ति आ गया उसको कॉपी करने वहाँ पे, तो अगर कोई वर्ड उसको मीनिंग नहीं समझ में आती थी, तो क्या कर देता था, उसमें स्मॉल चेंज है, जैसे कि कनौज लिखा है, उसको पता नहीं कि कनौज है कि क्या है, तो उसको सपोज दैट कुनौज कर दिया, तो अब चेंज नहीं होगा कि ना मीनिंग, फिर उसको फिर किसी और ने लिखा तो उसमें कुछ और चेंजेस कर दिया। तो इसीलिए जो स्मॉल डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। किस चक्कर में, ये कॉपी करने के चक्कर में, कि वो खराब हो रहा है चीज़, दूसरा चीज़ हमको लिखना है, तो उसको कॉपी करने के चक्कर में ये जो मिस्टेक्स है छोटी छोटी वाली, ये धीरे धीरे बढ़ती गई। और ये जो डिफरेंसेस है एक से दूसरी तरफ बढ़ती गई। और हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसीलिए हमको भी डिपेंडेंट, जो हिस्टोरियंस है उनको डिपेंड रहना पड़ता है कि जो कॉपी जो उन स्क्राइब्स के द्वारा लिखी गई है उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होती है। इसीलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए, सही है कि सच में गलत है कि सही है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं। अरे उस राजा के ज़माने का भी पढ़ लिया, उस राजे के ज़माने का भी पढ़ लिया, उस राजे का भी ज़माने का पढ़ लिया, तीन लोगों के पढ़ लिया, और जो उनको बातें सही लिखी वो क्या कर देते थे, ओरिजिनली लिख देते थे अपने हाथों में। समझ गए। इन ओकेजन्स पे क्या होता था, जो ऑथर्स थे वो भी क्या करते थे, रिवाइज करते थे क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब कि कोई घटनाओं का जो क्रम है, कि जैसे पहले बाबर राजा बने, तो बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद शाहजहां है, तो ये क्रोनोलॉजी है। समझ रहे हैं, कौन किसके बाद बादशाह बना, या कोई युद्ध हुआ तो कब हुआ उसको लिखना। तो ये डिफरेंट टाइम की जो क्रोनोलॉजी है ये लिखी जाती थी। एक एग्जाम्पल है कि जो क्रोनोलिकर थे ना विद्वान, ये जियाउद्दीन वर्नी, तो इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा वृत्तांत था ये दो बार लिखा था। पहला लिखा 1356 में, 1356 ईस्वी में लिखा, और इसके 2 साल के बाद ही इसमें इनको लगा कि अरे यार मैंने तो थोड़ी सी ये किताबें गलत लिख दी हैं, तो इसमें क्या किया इन्होंने, चेंजेज कर दिया। 2 साल के बाद लिखा, तो ये लिख दिया, तो इनकी पहली वाली जो बुक थी ये कहीं गुम हो गई थी। हिस्टोरियंस को पता चला कि हिस्टोरियंस के हाथ लगी इनकी दूसरी वाली किताब, तो उसी के आधार पे इन्होंने हिस्ट्री को लिख डाला। लेकिन बाद में ये पता चला अरे इनका फर्स्ट वर्जन भी जो था ये तो 1356 में लिखा था, जो इनको मिला कब, 1960 में जाकर मिला इनको फर्स्ट वर्जन, कहीं ईरान वरान में रखा हुआ था। तो उसके बाद में जो है थोड़ी सी हिस्ट्री में चेंजेस की गई। समझ रहे हैं। इसके बाद की स्टोरी लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।